फ्रांस के स्लोवाकिया पहुंचे पीएम मोदी स्लोवाकिया के पीएम और राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के बीच होनी है द्विपक्षीय वार्ता। नोएडा में आज से शुरू होंगी जेवर एयरपोर्ट से उड़ानें। पहली उड़ान में सफर करेंगे 172 किसान। सीएम योगी आदित्यनाथ से सभी किसान करेंगे आज मुलाकात। आज पौड़ी के दौरे पर रहेंगे सीएम। पुष्कर सिंह धामी विज्ञान संग्रहालय का करेंगे लोकार्पण। रामलीला मैदान में आयोजित महोत्सव में होंगे शामिल। अमेरिका में क्रैश हुआ प्लेन हादसे में विमान में सवार 12 लोगों की दर्दनाक मौत। अमेरिका के मिसौरी प्रांत में हुआ बड़ा हादसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, जहां फ्रांस से स्लोवाकिया पहुंचे पीएम मोदी। स्लोवाकिया के पीएम और राष्ट्रपति से आज मुलाकात होगी और ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है, जहां दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होगी। तो बड़ी खबर, जहां फ्रांस से स्लोवाकिया पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्लोवाकिया में पीएम और राष्ट्रपति से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। साथ ही दोनों देशों के बीच ये द्विपक्षीय वार्ता होगी, जहां ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि कल पीएम मोदी ने फ्रांस के नीस शहर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात भी की थी, जहां पर मैक्रोन ने गले मिलकर बकायदा पीएम मोदी का स्वागत किया था। और निश्चित तौर पर आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां फ्रांस में तमाम जो कार्यक्रमों का आयोजन था, जहां पर पीएम मोदी की उपस्थिति रही, वहां से सीधा वो स्लोवाकिया के लिए अब रवाना हो चुके हैं। स्लोवाकिया पहुंच चुके हैं। स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया। मोदी मोदी की गूंज यहां पर सुनाई दी। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज मुलाकात की जाएगी स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। और ये वार्ता को लेकर क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर नजरें टिकी हुई है, क्योंकि जब फ्रांस का जिक्र होता है तो भारत इनोवेट्स के लॉन्च कार्यक्रम में पीएम मोदी ने शिरकत की थी। इस दौरान कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा भी गया था कि दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी भी होती है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो साझा रुचि के साथ साथ साझा विजन भी ड्राइव करते हैं। और स्नेह कमल मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्नेह कमल, चूंकि फ्रांस से अब स्लोवाकिया पीएम मोदी पहुंच चुके हैं, तो क्या कुछ नजारा और तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं आज? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करते हैं और स्लोवाकिया राष्ट्र बनने के बाद पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह यात्रा होगी। यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जब ये कहा गया किसी देश के गठन के बाद, यानी पहली बार जब से स्लोवाकिया देश बना उसके बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। आज प्रधानमंत्री जब स्लोवाकिया की अगर बात करें तो आज स्लोवाकिया पहुंचने पे जो है उनका जो प्रमुख कार्यक्रम है उसमें जो है कुछ इस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया दौरे पे इस दौरान वो स्लोवाकिया के राष्ट्रपति क्षमा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिगो के निमंत्रण पर जो है वहाँ की यात्रा करेंगे। 1993 में स्लोवाकिया स्वतंत्र देश हुआ था। उसके बाद ये किसी भी प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिगो के बीच वार्ता होगी। सहयोग के नए क्षेत्र पे चर्चा की जाएगी। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति से भी उनके प्रधानमंत्री के मुलाकात कार्यक्रम है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री से सबसे पहले उनकी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं के बीच, भारत और स्लोवाकिया के बीच जो है द्विपक्षीय वार्ता को लेकर बृहद चर्चा होगी। उसके बाद राष्ट्रपति से भी उनके जो है उनके मुलाकात कार्यक्रम है। पीएम मोदी ने कहा, एक्स पर लिखा, अगले कुछ दिनों में फ्रांस और स्लोवाकिया के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लूंगा, उपस्थित रहूंगा। इसमें द्विपक्षीय वार्ता, बहुपक्षीय बैठकें, भारतीय प्रवासियों का संवाद शामिल है। मेरा मुख्य उद्देश्य आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना। यात्रा की शुरुआत कार्यक्रम से हुई। विशेष रूप से वे भारत कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही साथ इनका जो दौरा था पहले फ्रांस के बाद आज स्लोवाकिया पहुंचेंगे। स्लोवाकिया में जिस मैंने कहा कि पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद वहाँ से जो है राष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात करनी है। और ऐसे में देखिए 1993 का वो समय था जब स्लोवाकिया आजाद हुआ था, और ऐसे में 33 साल के इतिहास में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का वहां जाना और पहली यात्रा होना, निश्चित तौर में बेहद खास तस्वीरों का इंतजार यहां पर किया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करते हुए नजर आए, या ये कार्यक्रम आगे होने वाला है?
भी फ्रांस में और पेरिस में भारतीय समुदाय से प्रधानमंत्री की मुलाकात का कार्यक्रम है। स्लोवाकिया में भी कुछ बहुत ही कम संख्या में भारतीय नागरिक रहते हैं, लेकिन फ्रांस में जो है काफी तादाद में भारतीय नागरिक रहते हैं। लेकिन वहाँ भी जो भी नागरिक जो भारतीय समुदाय है वहाँ भी उनका मिलने कार्यक्रम है। जैसा आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नीस से जो है नीस जो फ्रांस का शहर है वहाँ स्लोवाकिया के लिए रवाना हो चुके। स्लोवाकिया में जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले जो है वहाँ उनके प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद द्विपक्षीय वार्ता पर चर्चा होगी। उसके बाद प्रधानमंत्री वहाँ के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। अब स्नेह कमल, साथ ही आपसे जानेंगे, हालांकि अभी तक तो कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं है जहां भारत और स्लोवाकिया के बीच शायद ही कोई समझौता हो पाए, लेकिन अभी चूंकि पीएम मोदी स्लोवाकिया में हैं, तो क्या कोई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे जिसको लेकर बातचीत की जाएगी और स्लोवाकिया और इसके साथ ही भारत के बीच में जो रिश्ते हैं वो और मधुर होते हुए नजर आ पाएंगे? जी बिल्कुल, भारत और स्लोवाकिया के बीच जैसे आपने जिक्र किया आज इस तकनीकी क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जाएगा और महत्वपूर्ण कई समझौते हैं उस पर जो हस्ताक्षर होंगे। टेक्नोलॉजी और के क्षेत्र में खासकर टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भारत स्लोवाकिया साझेदारी को जो है एक कदम बढ़ाएंगे। और देखिए, अब राष्ट्रपति और इसके साथ ही जो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं उनसे पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है, तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ पा रही है? कौन कौन से वो ऐसे मुद्दे हो जाते हैं जिस पर चर्चा यहाँ पर तीनों दिग्गजों के बीच में देखने को मिल पाएगी? जी बिल्कुल, जब प्रधानमंत्री अपने समकक्ष यानी स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से जब मुलाकात करेंगे, जिससे आपने जिक्र किया 93 के बाद जब गठन हुआ इस देश की पहली यात्रा होगी। स्लोवाकिया की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री फिको के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर पर वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति स्पीकर पहले गिरनी के साथ में मुलाकात रखी। दोनों पक्षों के बीच जो जैसे कहा मैंने कि व्यापार, निवेश, ऑटोमोबाइल क्षेत्र, रेलवे और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे तमाम क्षेत्र जहाँ पर सहयोग के नए अवसर की संभावनाएं बढ़ेंगी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जी के बीच स्लोवाकिया और भारत के बीच राजनीतिक, आर्थिक और औद्योगिक संबंधों को जो मजबूती देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। निश्चित तौर पर अब किस तरह से तस्वीरें और क्या कुछ सामने आता है वो देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। बहरहाल जानकारी साझा की स्नेही कमल, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करते हैं नोएडा से मिल रही एक बड़ी खबर की, जहां आज से शुरू हो जाएगी जेवर एयरपोर्ट से सभी उड़ानें। आपको बता दें कि आज जेवर एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए पहली उड़ान भरी जाएगी। जेवर एयरपोर्ट से पहली उड़ान में सफर करेंगे तकरीबन 172 किसान जो कि राजधानी लखनऊ पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही जेवर एमएलए धीरेन्द्र सिंह के साथ 172 किसान सफर करेंगे। लखनऊ आकर सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात सभी किसानों की होनी है। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा किसानों की तरफ से। जेवर एयरपोर्ट के लिए किसानों ने अपनी जमीनें दी थी और ऐसे में उत्तर प्रदेश के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज 15 जून को पहली उड़ान संचालित की जाएगी। ये उड़ान जेवर से लखनऊ के लिए रवाना होनी है। जो है इस ऐतिहासिक उड़ान में जेवर क्षेत्र के 172 किसान यात्रा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें वो भी सामने आएंगी जहां सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होनी है, क्योंकि इंडिगो की पहली फ्लाइट आज सुबह 7:05 यानी कि अब से कुछ ही समय बाद उन तस्वीरों का इंतजार रहेगा जब लखनऊ स्थित चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होकर अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। साथ ही जेवर एयरपोर्ट से पहली उड़ान लखनऊ के लिए रवाना हो जाएगी। इस फ्लाइट में 172 किसान सफर करेंगे और ये 172 किसान वो हैं जिन्होंने अपनी जमीन इस एयरपोर्ट के निर्माण के लिए दी है। साथ ही लखनऊ पहुंचकर ये किसान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी आज मुलाकात करने वाले हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बाद यहां से बेंगलुरु के लिए नियमित कमर्शियल फ्लाइट्स की सेवाएं शुरू कर दी जाएगी। तो जेवर एयरपोर्ट के शुरू होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड के यात्रियों को बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। और संजीव मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजीव, जेवर एयरपोर्ट से आज सभी उड़ानें शुरू हो जाएंगी और पहली फ्लाइट में सफर 172 किसान करेंगे, क्या अपडेट? बिल्कुल, आपने सही कहा कि काफी लंबे समय से जो है लोगों को इंतजार था जेवर एयरपोर्ट का, और जिस तरह से जेवर एयरपोर्ट से उड़ानें भरनी शुरू होगी उसी कड़ी में आज जो है सुबह 7:05 यानी कि बस अब से कुछ ही मिनटों के बाद जो है 6E2278 जो फ्लाइट है वो लखनऊ से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरेगी। और इसके अलावा जो है वहाँ से जो है एक उड़ान यानी कि जेवर एयरपोर्ट से जो है लखनऊ के लिए भरेगी, जिसमें कि ये कहा जा सकता है कि करीब
172 जो है लोग होंगे, जिनमें से सभी ज्यादातर जो है किसान होंगे और उसमें 20 महिलाएं भी होंगी। और ये वो किसान और महिलाएं होंगी जिन्होंने जेवर एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीन को दिया था। तो और इस करीब 11:30 बजे जो है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो है मुलाकात करेंगे। उनकी ये मुलाकात जो है उनके आवास यानी कि 5 कालीदास मार्ग पर होगा। और इसको लेकर अगर तैयारियों की बात की जाए तो तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। और इस मौके पर जो है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहेंगे। आपको खासियत भी मैं बताना चाहूंगा, अगर जेवर एयरपोर्ट की बात की जाए तो करीब 36,000 करोड़ रुपए की लागत से जो है ये भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजनाओं में से एक है। इसके अलावा जो है 11,000 करोड़ से ज्यादा से जो है हवाई अड्डे का प्रथम चरण जो है ये पूरा किया गया है। 28 मार्च को जो है 2026 को नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के जो प्रथम चरण था इसका उद्घाटन किया गया था। जबकि अगर इसके नींव की बात की जाए तो 25 नवंबर 2021 को जो है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला को रखा गया था। यानी कि लगभग 5 साल में जो है ये पूरा हो गया। इसके अलावा जो है ये करीब 87 एकड़ में जो है डेडिकेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब इसमें विकसित किया गया है। प्रथम चरण में 30 एकड़ में 2.5 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले जो है इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल बनाया गया है। और साथ ही प्रथम चरण में प्रति वर्ष करीब 1.20 करोड़ यात्रियों की क्षमता का ये रखा गया है। और चौथे चरण में जो 7 करोड़ यात्री क्षमता तक का इसका विस्तार किया जाएगा। साथ ही जो है इसकी कनेक्टिविटी जो है काफी ज्यादा अच्छी की गई है। तो यानी ये कहा जा सकता है कि लोगों की सहूलियत के लिए जो है ये काफी ज्यादा आरामदायक है। और 1 घंटे में लोग जो है नोएडा से लखनऊ और लखनऊ से नोएडा पहुंच सकते हैं। खास तौर से ये उन लोगों के लिए ज्यादा जो है लाभकारी होगा जो कि बिजनेसमैन है, जिन्हें कि तत्काल जो है आपातकाल में नोएडा पहुंचना हो या वहां से जो है लोगों को लखनऊ आना हो। तो ये एक काफी अच्छी पहल है राज्य सरकार की ओर से ये किया गया है। और जो कहा जा सकता है कि इसका फायदा जो है सभी वर्ग के लोग उठा सकते हैं। अगर फ्लाइट की उड़ान के अगर शेड्यूल की बात की जाए तो करीब जो है 7:05 पे दौड़ेगी और 8:05 पे जो है नोएडा पहुंचेगी। इसके अलावा जो नोएडा से बेंगलुरु की फ्लाइट है वो जो है 8:35 दौड़ेगी और 11:05 पे जो है बेंगलुरु से अगर बात की जाए तो 3:45 तो वहां से चलेगी। और नोएडा जो यात्रियों को बहुत बड़ी सहूलियत आज मिलने जा रही है। एक सौगात के तौर पर इसे देखा जा रहा है। लेकिन आपसे ये भी जानेंगे जो 172 किसान इसमें ट्रैवल करेंगे और पहली उड़ान यहाँ पर भरेंगे, वो सीएम योगी आदित्यनाथ से राजधानी लखनऊ में भी मुलाकात करने जा रहे हैं। तो इस मुलाकात को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, जैसा मैंने बताया कि 5 कालीदास मार्ग पे जो है इनकी मुलाकात है। ये सभी 172 जो किसान है वो उनसे जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। और जिस तरह से उन्होंने जो है अपनी भूमि जेवर एयरपोर्ट के लिए दिया है तो ये कहा जा सकता है कि उनकी सराहना भी करेंगे। और इस मौके पर जो है संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना समेत जो है अन्य अधिकारीगण, जिनमें से प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रह सकते हैं। और इसको लेकर जो है लगभग सभी तैयारी कर ली गई है। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिस तरह से आज जो है गौतम बुद्ध नगर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी कि जेवर के निर्माण में जिन लोगों ने जो है अपनी भूमि को समर्पित किया उन अन्नदाताओं को जो है आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में स्वागत करेंगे। सर जी, आपसे ये भी जानेंगे दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के मुकाबले अगर समझने की कोशिश करें तो जेवर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की टिकटों के दाम क्या और कितने सस्ते महंगे रहने वाले हैं? क्योंकि कोशिश तो सरकार की यही है कि एक आम आदमी भी, मिडिल क्लास फैमिली भी जब ट्रैवल करे तो उससे ज्यादा यहाँ पर महंगा या फिर किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। टिकट के प्राइस की बात की जाए तो ये जो है फ्लक्चुएट भी होते रहते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं इनके दाम जो है, क्योंकि यात्री पे भी डिपेंड करते हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि 6,000 के करीब जो है पर पर्सन जो है यात्रियों के प्राइस रहेंगे फ्लाइट के। लेकिन अभी जो है ये माना जा रहा है कि इसमें कुछ संशोधन भी हो सकता है, क्योंकि अभी पहली उड़ान जो है भरी जाएगी 7 बजे जो है लखनऊ से 7:05 पे, यानी कि उड़ान भरने ही वाली है। और 8:05 पे बेंगलुरु पहुंचेगी और वहां से जो है फिर लखनऊ के लिए फ्लाइट
फ्लाइट आएगी। तो ये कहा जा सकता है कि ये सब बहुत बड़ी उपलब्धि है, खास तौर से जो है उत्तर प्रदेश के वासियों को, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर कि एयरपोर्ट बन गए हैं, चाहे वो गोरखपुर हो, बनारस है, लखनऊ है, कानपुर है, नोएडा समेत कई जगहों पे जो एयरपोर्ट बनने से जो कनेक्टिविटी है वो काफी ज्यादा आसान हो गई है और लोग कम समय में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रहे हैं। जी और संजय देखिए, आज रनवे 1 चालू हो जाना है और ऐसे में दूसरे रनवे और फेज 2 का काम कब तक पूरा हो जाएगा या क्या टारगेट यहाँ पर सेट किया गया है, डेडलाइन क्या है, इसको लेकर ऑफिशियल तौर पर कोई स्टेटमेंट सामने आया किसी भी अधिकारी का? देखिए, माना जा रहा है कि जल्द जो है पूरे निर्माण कार्य जो है उसके पूरे हो जाएंगे और युद्ध स्तर पर जो है काम चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो है 25 नवंबर 2021 को नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जो है आधारशिला रखी गई थी और 28 मार्च 2026 को नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो प्रथम चरण था उसको पूरा कर लिया गया है। तो ये माना जा रहा है कि जो अन्य चरण है उसको भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा और इस दौरान जो यात्रियों की अगर क्षमता की बात की जाए तो करीब 7 करोड़ जो है यात्रियों की क्षमता का विस्तार करने का ये लक्ष्य रखा गया है और इसके अलावा इससे जो है करीब 1 लाख लोग जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है जुड़ेंगे, यानी कि उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। और देखिए, सबसे खास बात यही जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि युवाओं को भी अब रोजगार के अवसर मिलेंगे, लेकिन वही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा कि जमीन अधिग्रहण के बाद क्या स्थानीय युवाओं को एयरपोर्ट में बाकी भी रोजगार मिल पाएगा या अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा? ये कहा जा सकता है कि अभी से ही जो है रोजगार के अवसर जो है युवाओं को मिलना शुरू हो गए, क्योंकि जिस तरह से फ्लाइट की उड़ानें भरनी शुरू कर दी हैं तो उसके लिए जो है मैन पावर चाहिए और निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि जो युवा हैं उनको रोजगार मिलना शुरू हो गए हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस तरह से अन्य चरणों को डेवलप किया जाएगा एयरपोर्ट के और उसके बाद यात्रियों की संख्या में जैसे इजाफा होता रहेगा वैसे वैसे जो है मैन पावर की और जरूरत पड़ती रहेगी, तो ऐसे में युवाओं को रोजगार के भी अवसर मिलते रहेंगे। देखिए, जेवर एयरपोर्ट में संचालन आज चूंकि पहली दफा शुरू होने जा रहा है, अभी तक जो तस्वीरें सामने आई उसमें देखा इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम जो यहाँ पर तकनीक अपनाई गई है वो किस तरह से हाई लेवल की है ताकि किसी भी यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आने वाले समय में देखिए मौसम खराब रहेगा, मौसम विभाग की तरफ से निरंतर चेतावनी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए दी जा रही है। ऐसे में अगर मौसम खराब, कोहरा, फॉग के समय यहाँ पर कोई खास व्यवस्था की गई है, कोई खास इंतजाम ताकि जो फ्लाइट अटेंडेंट है उनको जानकारी हो सके कि आने वाले समय में उनकी फ्लाइट किस तरह से कैंसिल हो सकती है, डिले हो सकती है? देखिए, अगर कोई वेदर खराब होता है तो इसकी सूचना जो है पहले ही मौसम विभाग अपने जो मौसम विभाग है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे देता है और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अपने भी जो है अधिकारी वैज्ञानिक होते हैं वो जो है इसकी सूचना अपने यात्रियों को दे देते हैं। फिलहाल अगर आज की बात की जाए तो अभी मौसम जो है लखनऊ और नोएडा दोनों ही जगहों पे ठीक है, जो उड़ानें हैं वो भी जो है भरने ही वाली है लखनऊ से नोएडा के लिए। और जहाँ तक अगर तकनीकी की बात की जाए तो जितने भी मानक होते हैं उन सभी मानकों को जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पूरा किया है। तो ऐसे में क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा की बात रहती है तो उसमें कोई भी किसी प्रकार की लापरवाही न हो, इसके मद्देनजर सभी जो तकनीकी चीजें हैं उनको पूरा किया गया है, टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है और प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से भी। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया संजीव आपका। अगली खबर सोनभद्र से है, जहां पुलिस को वाहन चोरी के मामले में एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि चोपन और बीजपोरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से कुल 8 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, जिनमें अपाचे, स्प्लेंडर और होंडा ड्रीम योगा जैसी बाइकें शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक एक बाइक मध्य प्रदेश के मोरवा क्षेत्रों से भी चोरी की गई थी। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने कई वाहन चोरी की घटनाओं में शामिल होने की बात को स्वीकार कर लिया है। साथ ही पुलिस अब उनके अन्य फरार साथियों की तलाश में जुटी हुई है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार इसी तरह से जारी रहेगा। महोदय के द्वारा जनपद में वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने और वाहन चोरों को गिरफ्तार करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में थाना चोपन पुलिस और थाना बीजपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दोनों थानों के द्वारा 2 अभियुक्तों शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार करते हुए कई वाहन चोरी के मुकदमों का अनावरण किया गया है।
थाना चोपन पुलिस के द्वारा 13-14 जून 2026 की रात्रि में डाला स्थित वैष्णो देवी मंदिर के पास बैगा टोला मार्ग पर संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। अगली खबर कानपुर के भगवतदास घाट इलाके में रहने वाले लोगों को कैंटोनमेंट बोर्ड की ओर से मकान खाली करने का नोटिस चस्पा कर दिया गया। अब नोटिस मिलने के बाद बस्ती में रहने वाले परिवारों में चिंता का माहौल है, जहां लोगों का कहना है कि उन्हें कम समय में घर खाली करने के लिए कहा जा रहा है, जबकि उनके सामने रहने की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है। अपनी परेशानी को लेकर बस्ती के लोग बीजेपी के सांसद रमेश अवस्थी से मुलाकात करते हुए नजर आए और मदद की मांग की है। साथ ही रमेश अवस्थी जो सांसद हैं, उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया है, आश्वस्त किया है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी को बेघर नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले पर प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से बात की जाएगी और लोगों की समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश भी की जाएगी। साथ ही बताया जा रहा है कि बस्ती में करीब 450 घर हैं, जिनमें से पहले चरण में 45 से 50 मकानों को नोटिस जारी किया गया। भगवतदास बस्ती से आए हैं, चंदू पहलवान अखाड़े के पास हमारी बस्ती 16/11 बहुत बड़ा चेक है, जिसमें 780 घर आते हैं, जिनको 4 टुकड़ों में विभाजित किया गया। प्रथम टुकड़ा 50 से 55 घरों का है, जिसको नोटिस जारी किया गया हुआ है। अभी 20 तारीख आखिरी डेट दी गई है। 20 तारीख को हम लोगों को सीधा ये नोटिस दिया गया है कि आप लोग बस्ती खाली करें, वरना आपको सामान तक निकालने की मोहलत नहीं दी जाएगी। बुलडोजर चल जाएगा। सांसद जी की तरफ से हमें आश्वासन मिला हुआ है कि जब तक हमें वैकल्पिक व्यवस्था नहीं मिल जाती तब तक हमको हटाया नहीं जाएगा। बस हमारा यही विनम्र निवेदन है सभी से, सांसद जी से। बस्ती के लोग की समस्या है, उनको नोटिस मिला है कि उनके मकान ध्वस्त किए जाएंगे। इस संबंध में हम जिलाधिकारी से बात करेंगे और उचित कार्रवाई की जाएगी कि हमारी सरकार की नीयत है, सरकार चाहती है कि जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था न हो जाए तब तक उनको न हटाया जाए। तो जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक वो लोग वहीं रहेंगे। तो इस संबंध में हम जिलाधिकारी से बात करेंगे। अब बात करते हैं अगली खबर की, जहां सोनभद्र में प्रभारी मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने स्वच्छता अभियान चलाकर सोनभद्र को स्वच्छ, सुंदर और हरित बनाने का संदेश दिया है। प्रभारी मंत्री ने मंदिर परिसर में कचरा साफ कर स्वच्छ भारत मिशन को प्रोत्साहित किया। प्रभारी मंत्री ने वृक्षारोपण कर मौजूद लोगों से हरियाली बढ़ाने का आह्वान कर अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की है। साथ ही हंसराज विश्वकर्मा ने केंद्र सरकार की 12 सालों की उपलब्धियां जनता के समक्ष रखी और इस दौरान उन्होंने गरीब, किसान, महिला और युवाओं के हित में हुए कार्य का उल्लेख किया। इसी खास अवसर पर जिला अध्यक्ष सदर विधायक भूपेश चौबे समेत बीजेपी के पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। तो ऐसे में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां केंद्र सरकार के 12 साल की जो भी उपलब्धियां रही है उसको लेकर चर्चा की गई है और ऐसे में जिला अध्यक्ष समेत बीजेपी के तमाम पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे, जहां स्वच्छता के प्रति प्रभारी मंत्री हंसराज विश्वकर्मा की तरफ से संदेश दिया गया, लोगों को जागरूक किया गया स्वच्छता के प्रति वो कैसे खुद कदम यहां पर उठा सकते हैं और ऐसे में पौधारोपण के माध्यम से भी उन्होंने लोगों से अपील की है कि एक पेड़ वो जरूर लगाए ताकि पर्यावरण संरक्षित रहे। और ये तस्वीरें भी उसी दौरान की जब केंद्र की मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल का जिक्र करते हुए तमाम उपलब्धियां उन्होंने गिनाई और जो योजनाएं यहां पर लगातार सरकार की तरफ से संचालित की जा रही है देश भर में, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार के माध्यम से उसका बखान भी किया गया कि उन योजनाओं का लाभ अगर अभी तक नहीं लिया है या फिर कोई वंचित रह गया है तो वो कैसे उन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो ये लगातार तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं जहां प्रभारी मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने पौधा लगाने की अपील भी की है, एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने की अपील की है, केंद्र सरकार के 12 सालों की उपलब्धियों पर चर्चा की है। जिला अध्यक्ष समेत बीजेपी के तमाम पदाधिकारी मौके पर मुस्तैद रहे, काफी उत्साहित नजर आए और इसके साथ ही अब लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है स्वच्छता के प्रति, पर्यावरण संरक्षण के प्रति, जिसको लेकर ये तस्वीरें सामने आई हैं।
इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख करते हुए जहां अमेरिका में क्रैश हुआ है एक विमान। हादसे में विमान में सवार 12 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका के मिसौरी प्रांत में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां आपको बता दें कि अमेरिका के मिसौरी राज्य में स्काई डाइविंग के लिए यात्रियों को ले जा रहा एक विमान रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान पर सवार सभी 12 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। मिसौरी स्टेट हाईवे पेट्रोल ने एक बयान में कहा भी कि उसके जवान घटनास्थल पर मौजूद हैं और बटलर पुलिस विभाग और बेट्स काउंटी शेरिफ कार्यालय की सहायता कर रहे हैं। दुर्घटना बटलर मेमोरियल एयरपोर्ट के निकट हुई है। बटलर शहर कैंसस सिटी से लगभग 65 मील दक्षिण में स्थित है। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।